आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले 30 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि आप मुझे ये ना कह पाएँ कि भैया एग्ज़ाम में सर कोई भी प्रश्न आ गया। कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा इन्हीं सब के बीच में से। यानी अगर आप सही तरीके से पिछले सालों के प्रश्नों को तैयार कर ले उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे देखिए प्रश्न ये है लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में आपके 90% मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न फंसेंगे और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ मैंने पिछली वीडियो ख़त्म करी थी। मैं जानबूझ के 100 ही प्रश्न की वीडियो बनाता हूँ क्योंकि देखिए मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है। 100 प्रश्न पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है। तो दैट्स व्हाई यूज्ड टू मेक ओनली 100 क्वेश्चन इन ए सिंगल वीडियो। 19-20 मिनट का वीडियो होता है। तो शुरुआत करते हैं साम्यवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट मूवमेंट और वेरियस पार्टी से। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसे दिया गया? तो लोखंडे साहब को दिया गया। याद रखिए भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का सबसे बड़ा श्रेय नारायण जी, मेध जी, लोखंडे, एम लोखंडे जी को दिया जाता है। 1890 में लोखंडे साहब ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और 1998 में मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? ये भर नहीं आएगा कि किन्होंने संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी आ सकता है कि ये पत्रिका किसने लिखी, दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका किसने लिखी? 1998 में लिखी और लोखंडे साहब ने लिखी। उसके अलावा 1890 में महाराष्ट्र में बॉम्बे मिल हैंड्स की एसोसिएशन की स्थापना भी उन्होंने की। ये कोई भी चीज़ आ सकता है या इकट्ठा 2-3 चीज़ को मिला के आ सकता है। 1918 में पहले मजदूर संघ की स्थापना किसमें की थी? तो पीवी वाडिया जी ने की थी। वाडिया साहब ने 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। 1920 में एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो एग्जाम में अक्सर पूछेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। किसकी मदद से की? कौन कौन थे उसमें साथ में? एमएन जोशी, बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय। ठीक 1920 में मुंबई में हुई इसकी स्थापना। पहले अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय ही थे। वीवी गिरी और अन्य के नेतृत्व में 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। डांगे कानपुर में मेरठ संयंत्र से संबंधित थे। इनका नाम पाद अमृत डांगे था। देखिए अलग अलग नामों के बारे में पूरी डिटेल। अब कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए इसके लिए आपको पूरा डिटेल पढ़ना ज़रूरी है ना। आप अगर सिर्फ इतना पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में मुझे बोलेंगे कि सर नहीं आया, तो वो गलत बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ 90% ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस पीडीएफ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कितने आराम से, कितनी बार और कितनी ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद का जो संघर्ष था वो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था और 1918 के मार्च में हुआ था। अक्सर जानते हैं क्या, चंपारण, बारदौली, खेड़ा और अहमदाबाद, इन सब के बीच में आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच में विवाद हुआ। मजदूरों ने 35% मजदूरी वृद्धि की मांग की। उसके लिए गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने हड़ताल जारी रखने को कहा और 15 मार्च 1918 से भारत में पहली बार भूख हड़ताल के हथियार का उन्होंने प्रयोग किया। यानी अहमदाबाद के मजदूर मिल में ही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का यूज़ किया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। सत्याग्रह नील के खेतों में काम करने वालों के लिए किया था। ठीक, देखिए किस केस की समस्त संचार में चर्चा हुई? संसार में चर्चा हुई। अभियुक्तियों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, वेल्स और हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतियां प्रदान की। तो याद रखिएगा ये सबसे ज़रूरी यहाँ पे है। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, याद रखिए मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था। 31 कम्युनिस्टों के ऊपर चलाया गया जिनमें 3 अंग्रेज भी थे। इनके समर्थन में आइंस्टीन, रूजवेल्ट और हेराल्ड लास्की जैसे, एल्बर्ट आइंस्टाइन तक जैसे लोगों ने इस पर कमेंट किया था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो याद रखिए साम्यवादी, वही जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। ठीक है, 21 फरवरी 1924 को एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, उस्मानी, गुलाल हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगारवेलू, चेट्टियार पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था। सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? 1942 में सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय क्रांतिकारी साम्यवाद दल की स्थापना की। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में बंगाल के मजदूर नेता मजूमदार ने, अजीत राय, शिशिर कुमार
और विश्वनाथ दुबे ने की। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपको दे रखा है लेकिन प्रश्न में अपने आप में 2 प्रश्न छुपे हैं और बड़े बड़े प्रश्न छुपे हैं। जैसे प्रश्न क्या आ सकता है, देखिए भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में हुई, पहला ऑप्शन। दूसरा, बंगाल में इसकी स्थापना हुई, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, मजदूर नेता मजूमदार, अजीत राय, शिशिर कुमार राय, विश्वनाथ दुबे ने इसकी स्थापना की। 3 ऑप्शन। अब चौथा ऑप्शन आएगा केवल 1 सही, 1 2 सही, 1 2 3 सही या सब सही। तो आपकी स्थिति पे है कि अब आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपका प्रश्न सही ही होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? मैंने बताया लाला लाजपत राय थे, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। 31 अक्टूबर 1921-20 को लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की। इसके प्रथम महासचिव पवार साहब थे। अब ये भी जरूरी है, मुंबई में इसकी स्थापना हुई और इसके पहले जो महासचिव थे वो कौन थे? पवार साहब थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल। 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वो की पहली ट्रेड यूनियन के थे लाला लाजपत राय, लेकिन 1929 का जो ट्रेड यूनियन था उसमें थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, अगला आ जाइए। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एमएन जोशी को भारतीय ट्रेड फेडरेशन की बनाने की अध्यक्षता पड़ी? तो भारतीय ट्रेड यूनियन का विभाजन हुआ 1929 में। एमएन जोशी के नेतृत्व में नरमपंथी लोगों ने ट्रेड यूनियन से अलग होकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। नरम दल और गर्म दलों के बीच में ये लड़ाई था। कानपुर में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में समाप्त हुआ? तो चेट्टियार साहब के में। बहुत बढ़िया सा यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मेरी टेलीग्राम चैनल का नाम भी है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है। साम्यवादी दल का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो वो नंबूदरी-पाद, याद रखिएगा, EMS नंबूदरी-पाद साम्यवादी दल के निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री के रूप में 1957 में केरल राज्य में नंबूदरी-पाद जी ने मुख्यमंत्री के रूप में वो किया। ज्योति बसु 1977 में बंगाल के मुख्यमंत्री बने। कौन 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया? तो MN रॉय साहब ने। ठीक है। अब अगला आ जाइए, खिलाफत आंदोलन। अब यहाँ से गांधी जी का एक्टिव भूमिका शुरुआत हो जाती है। देखिए, किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिनिधित्व हुआ? तो हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप इसी खिलाफत आंदोलन में प्रस्तुत हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान समस्त अधिकार छीन लिए गए। संसार भर के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, अंग्रेजों ने उसी को नकार दिया। पहले विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्कियों के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वो भारतीय मुसलमानों के धार्मिक हस्तक्षेप ना करें, उनके धर्मस्थलों की रक्षा करें। लेकिन युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई और सरकार अपने वायदे से मुकर गई, तो भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन किया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। अब इसका प्रश्न बार बार आता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कब हुआ? 23 नवंबर 1919 को। ठीक है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। कौन कौन सा? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और तीसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। कांग्रेस का यही 2 मुहिम था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक, खिलाफत आंदोलन। लेकिन मैं आपको शायद बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं बता दूं कि ऐसे कुछ मुस्लिम थे जिन्होंने भारत को कभी अपना देश माना ही नहीं। वो एक अलग मुस्लिमों के लिए देश चाहते थे। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। खिलाफत दिवस बहुत बार बार आता है कि किस दिन मनाया गया, तो 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मेरी बात आपको हो सकता है गलत लगे, लेकिन ये सच है। ऐसे कई सारे बहुत सारे मुस्लिम थे जिन्होंने कहा कि उन्हें भारत चाहिए ही नहीं, उन्हें अलग देश चाहिए मुस्लिमों के लिए। ठीक, ये कहा गया और उसी के आधार पर 2 भाग में भारत का बंटवारा हुआ। आधा पाकिस्तान और उधर बांग्लादेश साइड में गए लोग। गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित ना करें? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने कहा। ठीक, अगला, निम्न में से किस भारतीय नेताओं ने खिलाफत का समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय साहब ने खिलाफत का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। किस एक खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिल उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खां साहब ने। खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो याद रखिए, असहयोग आंदोलन। खिलाफत के साथ 1920 के दिसंबर में अधिवेशन की पुष्टि की गई, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद क्या था? असहयोग आंदोलन आ जाता है। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हो गया, उसकी वजह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थापित कर देना पड़ा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कांड शब्द का इस्तेमाल गलत है।
ये सब नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्यों? 5 फरवरी को क्या हुआ? चौरी चौरा कांड पर भीड़ ने थाना जला दिया, 23 सिपाही जलकर मर गए। इसके चक्कर में 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके चक्कर में महात्मा गांधी जी की बहुत बुराई भी हुई। कौन सा गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों से संबंधित नहीं था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इसमें नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो मोतीलाल नेहरू में, याद रखिएगा। सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 1920 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार का फैसला किया गया, ठीक। अगला आ जाइए, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, ये किसका लक्ष्य था? तो असहयोग आंदोलन का। ये कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। निम्न में से किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने, याद रखिए, चित्तरंजन दास ने 1920 के नागपुर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था। फिर से 2 हैं, एक तो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, और सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में इस प्रस्ताव का, क्या याद करिए, उस प्रस्ताव में नागपुर में कांग्रेस में समर्थन किया गया। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? सबसे ज़रूरी, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी, महात्मा गांधी जी ने, ये आप बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने, देखिए, कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून नहीं था। नमक कानून क्या था? अवज्ञा आंदोलन के में था, ठीक। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन पारित किया। आंदोलन के उत्तरदायी कारणों का क्या कारण थे? तो ये मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, मेंस में सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो पहले विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता का त्रस्त होना, रोलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब एक जिम्मेदार थे। 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जनता को राहत नहीं पहुंची। खिलाफत के प्रश्न ने मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुस्लिम जनमानस ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जागृत होने दिया, ठीक है ना। लेकिन जो नमक कानून था वो 1930 का है, ठीक। अगला आ जाए, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज या स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? लाला लाजपत राय, सॉरी बाल गंगाधर तिलक। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार के असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त को, याद रखिए, जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन के शुरू के दिन ही क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। वो इसका परिणाम नहीं देख पाए। कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो 2 उपाधि दी थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी। वो कौन सी? कैसरे हिंद की उपाधि थी, ठीक। उसके बाद अगला, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? तो वो शौकत अली साहब थे। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हुई थी। जिस दिन प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता थे, ठीक। किसने असहयोग आंदोलन के दरमियान अपनी वकालत छोड़ दी? तो चित्तरंजन दास जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो MN जिन्ना साहब जो है असहयोग आंदोलन का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थे, ठीक। निम्न संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दरमियान में स्थापित की गई? तो वो थी काशी विद्यापीठ थी, गुजरात विद्यापीठ थी और जामिया मिलिया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब निम्न में से पिछले वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कौन सा कब कब बना। 1916 में मदन मोहन मालवीय, ये जो बनारस ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय साहब ने। कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? जिन्ना साहब ने इस आंदोलन का समर्थन कभी नहीं किया, ठीक। कौन सा देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास, याद रखिए, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। 1921 में अहमदाबाद और 1922 में गया कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक भी यही थे। 1923 में लाहौर में और 1924 में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता था। CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सबसे उत्तम व्यवहार है? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा के बाद। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा है गोरखपुर जनपद में। फिर से देख लीजिए, चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर जनपद है। यहीं पर 5 फरवरी को
1922 को असहयोग आंदोलन के समय आक्रोशित भीड़ ने देखिए, नए शोध के अनुसार 4 जनवरी को, पहले क्या था माना जाता था 5 फरवरी को, पुलिस के 23 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। अब यहाँ पे मुद्दा है, एग्जाम में एक बार ये भी प्रश्न आया था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 जनवरी को कि 5 फरवरी को। लास्ट में आयोग ने अपना ये उत्तर वापस ले लिया। पहले था 5 जनवरी को, अब माना जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, 23 जवानों को थानों में जला दिया गया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी आ सकता है। उसके बाद इस घटना के विरोध में 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। ठीक, इस स्थगन का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा बहुत विरोध किया गया। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में थे जब चौरी चौरा कांड हुआ तो। ठीक है, अगला आ जाइए, किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा कांड की सूचना दी? तो सबसे जरूरी प्रश्न है, याद रखिए, दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 फरवरी को, याद रखिएगा, 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ। 23 सिपाहियों के जिंदा जलाकर मार दिया गया, और इसमें कुछ गलत नहीं किया था, सब सही किया था, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए हर काम सही था। ठीक, अब अगली चीज देख लीजिए, गांधी जी को किसने दिया? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न आपको नहीं पता होगा, ये प्रश्न बड़ा जरूरी है, याद रखिए। गांधी जी सुने और गुस्सा गए। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया? तो मुंजे साहब ने। ठीक, अगला, किस आंदोलन के वापस लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यह असफलता को स्वीकार करना है? तो वो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद। गांधी जी की बहुत थू हुई थी जब इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो सिर्फ एक घटना की वजह से। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए, लगान करके नगद में परिवर्तन करना। अब अगला आ जाइए, चंपारण विद्रोह था 1917 का। अब ये आपको रटना है, चंपारण विद्रोह 1917 का, मोपला विद्रोह 1921 का। इसका मैंने बता रखा है, नील पावना दगन मोपला फरके। ये सिंपल सा ट्रिक था। चंपारण विद्रोह 1917, मोपला 1921, बारदौली 1928 में और तेभागा 1946 में। किसने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का वो किया? तो एक आंदोलन का मदारी पासी जी ने नेतृत्व किया। वो कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो अवध में किसानों को संगठित किया। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो वो थे रंगा साहब को। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ स्थित अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष हुए सहजानंद स्वामी, और रंगा साहब को इसका महासचिव बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें भाग लिया था। ये भी, अब देखिए, एक प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न 4 ऑप्शन बना सकता है। और जब यूपीएससी टाइप का प्रश्न यूपी पीसीएस पूछने लगा है तो ऐसे प्रश्न आएंगे। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रश्नों का तरीका ऐसा है। निम्न सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया? तो बारदौली का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया। याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। 1928 के बारदौली आंदोलन का किसने नेतृत्व किया? तो गांधी जी के अनुयायी में से पटेल भाई साहब ने। तेभागा आंदोलन का संबंध 1946 में किससे था? तो किसानों से था तेभागा आंदोलन का संबंध। अब जरा सा इधर देख लीजिए, यहाँ पे एक मैच दी कॉलम में है, तो सहजानंद सरस्वती जी, याद रखिए, सहजानंद सरस्वती जी बिहार से संबंधित हैं। उसके बाद खुदाई खिदमतदार NWFP से संबंधित है। उसके बाद स्वामी रामानंद हैदराबाद से संबंधित, और हमीद खां दक्षिणी आसाम से संबंधित हैं। अब जरा देख लीजिए, बारदौली सत्याग्रह किसने शुरू किया? किसने, किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल। चंपारण में महात्मा गांधी जी खुद से। कूका आंदोलन में राम सिंह कूका थे, और लाल कुर्ती खुदाई खिदमतदार अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ तक का। अब अगला देख लीजिए, बारदौली सत्याग्रह, फिर से वही, कितनी बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। देख लीजिए, आप कह रहे हैं प्रश्न नहीं रिपीट होगा, प्रश्न नहीं रिपीट होगा तो आएगा कहाँ से? बकाशत संघर्ष, श्रद्धानंद सरस्वती। बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक। किसान भारतीय किसान विद्यालय, रंगा साहब। ठीक, अगला देख लीजिए, बाबा रामचंद्र फैजाबाद अवध से थे। स्वामी सहजानंद बिहार हाजीपुर से लड़ रहे थे। वल्लभ भाई पटेल बारदौली गुजरात से इन्होंने संभाला, और एनजी रंगा साहब ने आंध्र प्रदेश गुंटूर से संभाला। भारत के बाहर गतिविधियां देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अतिवादी नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। अतिवादी का मतलब देखिए, नरम दल और गर्म दल। नरम दल शांत थे, और अतिवादी का मतलब गर्म दल की बात करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। ये एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं गदर पार्टी में कौन कौन संबंधित नहीं थे। याद रखिए, खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। फिर से देख लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को विच इज इन USA। किसने किसने किया? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, रामचंद्र गिरीश, विष्णु सिंगले,
बरकतुल्लाह थे, खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। अब ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको गदर पार्टी के बारे में थोड़ा ही पता होगा, लेकिन इस प्रश्न को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो गदर पार्टी के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसने किसने की? तो शोभन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, गणेश विष्णु, बरकतुल्लाह, ये लोग शामिल थे। खुदीराम बोस साहब नहीं शामिल थे। देख लीजिए कौन सा एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में असत्य है, वो गदर पार्टी के संस्थापक नहीं थे। गदर पार्टी का संपादन लाला हरदयाल साहब ने किया था। अंग्रेजी, हिंदू, पंजाबी में एक साथ गदर हिंदुस्तान के विरोध की स्मृति में किया था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित करने वाला गदर कितनी भाषाओं में चाहता था? तो 4 भाषाओं में। ये देखिए, अब ये प्रश्न भी इतना इंपॉर्टेंट है। पहले उर्दू, पंजाबी में निकलता था, बाद में गुजराती और हिंदी में भी निकाला गया। ठीक है ना। इस पत्र का संपादन हरदयाल के सहयोगी रामचंद्र पेशावरी करते थे। रामचंद्र नाम बताया मैंने। कामागाटा मारू यूपी पीसेस 2-3 बार पूछ चुका है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 1914 में ये एक घटना घटी थी और इस घटना के बारे में 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पीसेस खुद पूछ चुका है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वो समय था, मैं आपको बता दूं, मेरे जो परदादा वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन हम लोगों ने कभी उनका नाम यूज़ करके नौकरी पाने की कभी कोशिश नहीं करी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये वो समय था, वरना नौकरी तो हमारे घर का पेशा है, वो तुरंत मिल जाती, किसी को भी मिल जाती है। किसी भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो महेंद्र प्रताप जी ने। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में भारत की पहली गणतंत्रात्मक सरकार बनाई। ठीक, किस एक युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो याद रखिए, मदन सिंह ढींगरा और उधम सिंह जी को। कर्जन वाइली भारत के मुख्य परामर्शदाता थे। कर्जन वाइली को 1 जुलाई 1909 में मदनलाल ढींगरा ने गोली से उड़ा दिया। 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड मिला। लंदन में सुनाम के सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा, सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड माइकल ओ डायर, याद रखिए 2 डायर थे, जनरल डायर और माइकल ओ डायर, 2 अलग अलग है। जब माइकल ओ डायर को 1940 में गोलियों से भून डाला। उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई। मरने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु का डर ही नहीं है, मैं अपने देशवासियों के घोर अपमान का बदला मैंने ले लिया, बस। ठीक, स्वराज पार्टी का गठन अब आ जाता है। नेता 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में क्या गठित किया गया? तो था स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू साहब थे। निम्न में से स्वराज दल से कौन संबंधित नहीं था? राजगोपालाचारी। ठीक, इससे कौन कौन संबंधित थे ये भी याद रखिएगा। राजगोपालाचारी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अब उसके बाद अगला आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वो ये है, 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेटस से। आप ऐसे प्रश्नों को कतई मत छोड़ा करिए। जैसे देखिए, सही उत्तर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। ठीक, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने, 1919 के भारत शासन को उद्देश्य करना। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। ये क्या है? ये जो है, इनमें से पहला और दूसरा सही है, याद रखिए। सही उत्तर क्या है? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देने के भारत शासन का उच्छेदन किया गया। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो डोमिनियन स्टेटस से था। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया? तो सी आर दास, चित्तरंजन दास जी ने। स्वतंत्रता के पहले भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल की स्थापना का समर्थन किया? तो जिन्ना साहब ने। ठीक, अब आ जाता है अगला, साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। आज यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वाले में पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। फिर से इसके बारे में मैं बता देता हूँ। 1928 में 11 मई को मोतीलाल नेहरू ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रश्न में देखिए, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, कब बना? 11 मई 1928 को। नेहरू रिपोर्ट के नाम से बना, 7 सदस्यीय समिति थी। इस द्वारा नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत को डोमिनियन का दर्जा मांगा गया। गवर्नर जनरल की स्थिति सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मुखिया के रूप में कही गई। अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण और सांप्रदायिक आधार पर प्रत्येक निर्वाचन मंडल की सिफारिश और भारतीयों के लिए संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान। इतनी 4 चीजें थी। यही अगर आप इतना याद रखेंगे ना तो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन फिक्स है।
प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल अब आते हैं, पहले नहीं आते थे लेकिन अब ऐसे ही आते हैं। लाला लाजपत राय में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, अगला, साइमन कमीशन के संदर्भ में सही नहीं है, तो क्या नहीं सही है? एक सही नहीं है यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, अब जरा सा देख लीजिए अगला, साइमन कमीशन द्वारा निम्न में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? तो ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। कहाँ कहाँ गया था? तो लाहौर, कराची, पेशावर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, शिलोंग, रंगून, मद्रास, नागपुर, हर जगह बैठकें की थी सिवाय ग्वालियर के। ये प्रश्न बड़ा ज़रूरी है और लोग इसको पढ़ते कम है। साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन खुद उदारवादी था, बाकी और कोई उदारवादी नहीं थे, लिबरल पार्टी का था। ठीक है, बाकी सब लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इवरिन के सुझावों पर भारतीयों को, याद रखिए इसको व्हाइट मैन कमीशन इसीलिए कहते थे क्योंकि एक को भारतीय नहीं थे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि सबसे पहले इसमें एक को भारतीय नहीं थे। ठीक है, 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर समीक्षा किया जाना था। ठीक है, अब क्या हुआ, 1929 में ब्रिटेन में चुनाव था, इसीलिए क्या हुआ, 8 नवंबर 1927 को ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही सबसे मेन कारण था। साइमन गो बैक के चक्कर में लाला लाजपत राय जी पे बहुत लाठी बरसाई गई, जिस चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई। आगे चल के मोतीलाल नेहरू समिति का अध्यक्ष सदस्य, मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो अरविंद घोष साहब नहीं थे। ये जो इसके सदस्य थे वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र औपनिवेशिक विचार का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में, 1928 के आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो वो अंसारी साहब थे। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक बार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में दफन एक कील साबित हो गया? तो लाला लाजपत राय साहब ने किया था, जब इनके ऊपर साइमन गो बैक के चक्कर में क्या हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, तो इन्होंने ही यह दिया था। यह कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है, किसने किया था? तो ये बिर्केनहेड ने कहा था। किसने कहा था? बिर्केनहेड ने। अब बात आ जाती है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।